हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिलोफॉर्म यूट्यूब चैनल। फिलोफॉर्म यूट्यूब चैनल पे आप सभी नेट एस्पिरेंट्स का स्वागत है। आई होप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही है। तो आज 1 मार्च हो चुका है और सभी अपने पीक पॉइंट पे हैं प्रिपरेशन के। आपके पास सिर्फ 2 मंथ्स है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो अच्छे से जो मैं क्लासेस लगवा रही हूँ उनको साथ में कीजिए और साथ में सेल्फ स्टडी कीजिए, अपना शेड्यूल बनाइए। कल गूगल मीट में भी हमने यही डिस्कस किया था, राइट। तो जो भी नए स्टूडेंट्स अभी कनेक्ट हुए हैं उनको भी मैं बता देती हूँ कि मैं डेली आपके लिए लेके आती हूँ पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस। जो भी स्टूडेंट्स JRF 2022 की तैयारी कर रहे हैं पेपर 2 कॉमर्स के लिए, तो वो डेली 3 बजे यहाँ पे क्लासेस होती है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो पेपर 2 कॉमर्स की क्लास यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्लासेस होती हैं उनकी लिंक्स सभी आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स का, उस पर सभी अपडेट्स लिंक सेंड कर दी जाती है। तो वहाँ से आप लिंक पे सीधा टच करके क्लासेस को ओपन कर सकते हो, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं इन सभी की भी होती है डेली क्लासेस। तो जो भी स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है वो अपने अकॉर्डिंग क्लासेस ले सकता है। पेपर 1 की भी होती है, तो पेपर 1 के लिए अभी नए नए सब्जेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, तो उन सभी की प्रिपरेशन भी पेपर 1 की इजीली आप फिलर फॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज है हमारी 41 नंबर क्लास। तो आज की क्लास के टॉपिक पे आते हैं। अभी चल रहा है हमारी यूनिट नंबर 3 व्यावसायिक अर्थशास्त्र, ठीक है। हमारे 9 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अभी बात हो रही है 10th चैप्टर की, जिसमें हमने कुछ मार्केट्स हैं, मार्केट के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कौन कौन से मार्केट्स होते हैं और उनमें इक्विलिब्रियम कैसे होता है। तो हमने जो परफेक्ट कंपटीशन है उसको अच्छे से हमने क्या कर लिया है, समझ लिया है। वहाँ पे संतुलन बिंदु कहाँ होता है सभी हमने डिटेल में शॉर्ट रन में लॉन्ग रन में देख लिया है, ठीक है। और फिर कल की क्लास में हमने थोड़ा मोनोपोली से रिलेटेड बात की थी, क्या क्या फीचर्स होते हैं एकाधिकार बाजार के, ये सब हमने अच्छे से जाना था। और फिर हमने शॉर्ट रन में देखा था कि एक फर्म का संतुलन बिंदु या प्रॉफिट जो होता है मोनोपोली की सिचुएशन में शॉर्ट रन में किन किन सिचुएशन में होता है, ये हमने देखा था, राइट। तो परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की तरह ही एकाधिकार बाजार मोनोपोली में भी आपका क्या होता है, 3 टाइप के प्रॉफिट होते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। ये हमने शॉर्ट रन में देख लिया था कल की क्लास में। तो जिन्होंने क्लास नहीं ली है वो सब सीक्वेंस वाइज लगा लिया कीजिए, ओके। तो चलिए अब आज हम देखेंगे, शॉर्ट रन में हमने देख लिया, अब देखेंगे मोनोपोली को लॉन्ग रन में, कि लॉन्ग रन में जो मोनोपोली होती है वो किस तरीके से लाभ कमाती है, ठीक है। तो देखिए, मुझे जल्दी से बनाना परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन के सिचुएशन में एक फर्म किस तरीके से लाभ कमाती है, हमने कल की ही क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो मुझे वो बताना आप कि परफेक्ट पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में लॉन्ग रन के सिचुएशन में क्या क्या लाभ कमाती है, प्रॉफिट कमाती है एक जो होती है फर्म, ठीक है। तो बताना मुझे आप अभी लाइव चैट में कमेंट्स में, फिर मैं आपको बताऊंगी किस किस ने सही बताया, ओके। तो चलिए अब देखते हैं लॉन्ग रन का, किसमें, मोनोपोली की सिचुएशन में। तो प्राइस डिटर्मिनेशन यानी मूल्य का निर्धारण अंडर लॉन्ग पीरियड और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो लॉन्ग रन में हम देखेंगे तो जो आपकी मोनोपोली फर्म्स होती है ना, वो लॉन्ग रन की सिचुएशन में क्या कमाती है, लॉन्ग रन की सिचुएशन में भी वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। मतलब मोनोपोली ऐसी होती है जो नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस तो आते आते बहुत देर हो जाती है, जबकि वो लॉन्ग रन में भी क्या ही कमाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। और हमने देखा था जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें 3 जो फर्म है वो लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों में क्या करती है, बोलो क्या करती है। मैम वी नो वेरी वेल कि शॉर्ट रन में तो 3 टाइप के प्रॉफिट कमाती है, अभी हमने देखा। और लॉन्ग रन में एक जो परफेक्ट कंपटीशन फर्म है वो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। तो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन में डिफरेंस आ गया ना। लॉन्ग रन में जो आपका परफेक्ट कंपटीशन फर्म है वो कैसा प्रॉफिट कमाती है, बोलो, वो कमाती है नॉर्मल प्रॉफिट। बट जो आपकी मोनोपोली फर्म है वो लॉन्ग रन में क्या कमाती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। लॉन्ग रन की सिचुएशन में जब आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो क्या होती है, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होती है। देखिए एवरेज रेवेन्यू तो सेम ही रहेगी एक फर्म की औसत आय, लेकिन जो कॉस्ट है ना वो शॉर्ट टर्म में अलग आती है, लॉन्ग टर्म में अलग आती है, राइट। तो जो लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट है वो जब क्या होगी, कम होगी किससे, एवरेज रेवेन्यू से। यानी एवरेज रेवेन्यू जो औसत आय है वो जो लॉन्ग टर्म औसत लागत है उससे ज़्यादा होगी, तब आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, यू नो वेरी वेल। और उसकी
सिचुएशन में होता है, लॉन्ग रन में मोनोपोली की सिचुएशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है। ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ओके, चलिए, तो मोनोपोली की बात चल रही है, हमने देख लिया शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में किस किस तरीके से प्रॉफिट होता है एक फर्म को मोनोपोली की सिचुएशन में। ओके, अब हम देखेंगे मेजर्स ऑफ मोनोपोली पावर और डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर, यानी कि जो मोनोपोली फर्म्स है ना उसके पास क्या पावर होती है, क्या कौन कौन सी पावर होती है, उनको कैसे माप सकते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्या पावर होती है एकाधिकार फर्म के पास। ठीक है, तो पावर होती है मोनोपोली के पास टू इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, यानी जो आउटपुट की मात्रा है उसको वो क्या कर सकते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, उसको प्रभावित कर सकती है। एंड प्राइस ऑन द पार्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट इज कॉल्ड मोनोपोली पावर, यानी मोनोपोली जो फर्म होती है उसके पास ये अथॉरिटी बोल सकते हो, या उसकी ऐसी सिचुएशन होती है उस फर्म में कि वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस पे और जो सप्लाई है या फिर आउटपुट की मात्रा है उस पर क्या होती है, उस फर्म की कमांड होती है, क्योंकि वो एक ही फर्म होती है, एक ही इंडस्ट्री होती है, पूरा अपने अकॉर्डिंग सप्लाई पे भी कमांड कर सकती है, प्राइस पे भी कमांड कर सकती है, राइट। बट द सिचुएशन इज एक समय में एक फर्म सिर्फ ना एक ही फैक्टर को कंट्रोल कर पाएगी। ए मोनोपोलिस्ट कैन कंट्रोल वन फैक्टर ओनली, या तो वो क्वांटिटी ऑफ एन आउटपुट, यानी दोनों जो आउटपुट या सप्लाई और जो प्राइस है ना उन दोनों को वो एक साथ में कमांड नहीं कर सकती है, या तो वो इंक्रीज डिक्रीज करेगी किसको, क्वांटिटी ऑफ एन आउटपुट को, यानी जो आउटपुट वो बना रही है मोनोपोली फर्म उसकी मात्रा को, या फिर वो कर सकती है जो मूल्य है किसी भी मोनोपोली फर्म के उसके की मात्रा, उसकी मतलब जो प्राइस है उसको कम या इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। एक टाइम में एक ही फैक्टर को उसकी कमांड होती है, उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। लेकिन मोनोपोली की पावर क्या होती है कि वो या तो सप्लाई पे या आउटपुट की मात्रा पे या फिर प्राइस, दोनों में किसी भी समय में किसी एक पे क्या कर सकती है, कमांड होती है उसकी, वो इंक्रीज डिक्रीज अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। इसे ही बोलते हैं मोनोपोली पावर या डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर। ठीक है, तो इसको दो तरीके से मेज़र किया जा सकता है फॉर्मूले से, एक तो है आपका लेमर्स मेज़र और एक है आपका बेन्स मेज़र। ठीक है, तो जो लेमर्स मेज़र है पहले आप देखते हैं को। ठीक है, तो देखिए लेमर्स मेज़र में क्या होता है, ये आपका मोनोपोली पावर इस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया है कि जो प्राइस है प्रोडक्ट का, प्राइस लेस मतलब प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस अगेन। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, प्राइस माइनस मार्जिनल कॉस्ट डिवाइड बाय प्राइस। ठीक है, या फिर इसको आपको पता है जो प्राइस होता है उसे ही हम बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू बोलते हैं। ठीक है, तो फिर अगर P को AR मान लिया, एवरेज रेवेन्यू औसत आय मान लिया, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, AR माइनस MC डिवाइड बाई AR। ठीक है, या तो बोल सकते हैं P माइनस MC डिवाइड बाई P, या फिर AR माइनस MC डिवाइड बाई AR। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन कौन सी होती है, हमें पता है इक्विलिब्रियम कब होता है एक फर्म का, जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है। हमने देखा था MRMC अप्रोच के थ्रू, याद है सभी को। तो हम MR को मार्जिनल रेवेन्यू को क्या समझ सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट भी, क्योंकि दोनों क्या होती है, इक्वल होती है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। तो MR की जगह हमने MC की जगह हमने क्या मान लिया, MR मान लिया। अब जो ये फॉर्मूला है ना आपका AR माइनस MC डिवाइड बाई AR, ठीक है, ये इक्वल होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के व्युत्क्रम के। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब हमने इलास्टिसिटी पढ़ा था तो AR का फॉर्मूला, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला ये लागू होता है। इसको थोड़ा सा क्रैम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा मेन फॉर्मूला था कि P माइनस MC डिवाइड बाई P, तो उसको हमने पहले कन्वर्ट किया AR, क्योंकि जो आपका P होता है वो AR के इक्वल होता है, तो उसको हमने कन्वर्ट किया AR माइनस MC डिवाइड बाई AR। ठीक है, अब हमें पता है MR MC एक ही चीज़ होती है इक्विलिब्रियम में, तो हमने MC को क्या बना दिया, MR बना दिया, और उससे हमारा जो एग्रीगेट फॉर्मूला निकल के आया है लेमर्स मेजर में, वो बन जाएगा AR डिवाइड बाई AR माइनस MR। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन पुट हो जाए कि इनमें से पहचानो लेमर्स मेजर का फॉर्मूला, तो आपको इस तरीके से अगर सारी टर्म्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला याद है तो जो भी क्वेश्चन आता है, ऑप्शंस आएंगे तो उनमें से आप करेक्ट आइडेंटिफाई करके पुट अप कर पाओगे, राइट। तो इसलिए मैंने फॉर्मूले को अच्छे से आपको समझाया। ओके, अब देख लेते हैं बेन्स मेजर को, राइट। तो बेन्स मेजर में क्या होता है कि जो मोनोपोली पावर होती है वो इक्वल होती है AR माइनस AC। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा आपका, कि जो आपका एवरेज होने, जैसे TRTC में देखा था वैसे ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट देखेंगे मोनोपोली में, कि जो आपकी औसत आय है और जो औसत लागत है उन दोनों का जो डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा है, उस सिचुएशन में एक फर्म को क्या होता है,
सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो हायर द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ग्रेटर द मोनोपोली पावर। तो जितना ज़्यादा आपका नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और उतना ही आपकी जो मोनोपोली पावर है एक फर्म की वो भी बढ़ती है। अब मोनोपोली पावर क्या है अभी मैंने समझाया है, ठीक है। तो समझ में आया सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। बेन्स मेजर के अकॉर्डिंग जब आपकी एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट का जो डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होता है उतना एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन में होती है, और जितना ज़्यादा एक फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है उतना ज़्यादा उसकी जो मोनोपोली पावर है वो ज़्यादा होती जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो मोनोपोली पावर है उसको क्या किया गया है, मेज़र किया गया है लेमर्स मेज़र के थ्रू और बेन्स मेजर के थ्रू, ठीक है। तो हमने देख लिया मोनोपोली पावर की मेजरमेंट को। अब बढ़ते हैं आगे। आई होप क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखिए, अभी तक हमने जाना कि जो एक फर्म है वो मोनोपोली फर्म है वो क्या कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस चेंज कर सकती है। तो प्राइस को क्या करती है, वो प्राइस में भेदभाव रखती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करती है, ठीक है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी मूल्य भेदभाव क्या होता है, इज अ प्रैक्टिस, ये एक प्रैक्टिस होती है बाय अ सेलर, जो मोनोपोली फर्म का जो सेलर होता है उसके द्वारा, टू चार्जिंग डिफरेंट प्राइस, यानी अलग अलग प्राइस चार्ज करना फ्रॉम डिफरेंट बायर्स, अलग अलग बायर्स से, उनका जैसे मुंह देख के टीका निकालते हैं ना, वही सिचुएशन की अलग अलग बायर्स से अलग अलग प्राइसेस चार्ज करना फॉर द सेम गुड, एक ही गुड के लिए। जो मोनोपोली फर्म के सेलर्स है ना वो क्या करते हैं, एक ही गुड का अलग अलग प्राइस चार्ज करते हैं, किससे, अलग अलग जो बायर्स होते हैं उनसे। क्लियर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, यानी कि जो भेदभाव है मूल्य का उनको किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तरीके से हम देखेंगे मोनोपोली की सिचुएशन में, ठीक है। तो फर्स्ट तो है आपका पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी वो सेलर है वो अपने अकॉर्डिंग पर्सनली क्या करता है, प्राइसेस का भेदभाव करता है, डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स, अपने मन के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, किसी भी कस्टमर को उसे लगता है कि हाँ चलो ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस लगा लेता है अलग अलग कस्टमर से, उसे बोलते हैं पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, नेक्स्ट है जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अलग अलग प्राइजेस रखे जाते हैं अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंग। जैसे आपने देखा होगा एयरलाइंस की जो टिकट्स होती हैं उनमें कहीं कहीं जो टिकट्स हैं वो बहुत सस्ती रख दी जाती है जियोग्राफिकल एरिया के बेस पे देखें, और कहीं से अगर हम देखते हैं तो बहुत महंगी होती हैं। तो जब एक मोनोपोली का सेलर क्या करता है, मोनोपोली फर्म डिफरेंट प्राइजेस चार्ज करती है डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग, तो उसे हम बोलेंगे जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, यानी क्षेत्रीय मूल्य भेदभाव। ओके, नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज, मतलब किसी चीज़ का यूज़ करने के बेसिस पे जब मूल्य है उसमें क्या किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है, डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट यूजेस, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। क्लियर है। फिर है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टाइम, यानी अलग अलग समय में जब एक ही वस्तु के अलग अलग प्राइसेस क्या किए जाते हैं, अलग अलग रखे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टाइम के अकॉर्डिंग प्राइसेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। तो हमने चार देख लिया अच्छे से। ये टाइप्स होते हैं, एक काइंड होता है किसका, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, क्या क्या बोलो, पर्सनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जियोग्राफिकल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज, और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। तो इनको ध्यान में रखना है। एंड व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये आप सभी को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप सभी को समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, मोनोपोली मार्केट से रिलेटेड दो क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, यानी एक इंडस्ट्री ने देखा है, एक जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने दो क्वेश्चंस निकाले हैं। इज मोनोपोली प्राइस ऑलवेज हाई प्राइस, मतलब कि एक जो मोनोपोली फर्म है वो अपने गुड्स के हमेशा क्या ऊंचे प्राइस रखती है। तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर हमें जानना है, ठीक है। तो देखिए, ऑफकोर्स मोनोपोली है, एक ही है, एक ही ब्रांड है, मतलब सब कुछ एक ही प्रोडक्ट है, उसी की मोनोपोली है, तो अपने अकॉर्डिंग प्राइसेस रख सकता है। तो अब सिचुएशन ये आती है कि क्या वो हर टाइम क्या मतलब प्राइसेस अपने हाई ही रखेगा क्या, बट एक्चुअली ऑर्डिनली मोनोपोली प्राइस इज हायर देन कम्पिटिटिव प्राइस, यानी जो कम्पिटिटिव प्राइस है उनसे जो मोनोपोली के जो प्राइसेस होते हैं वो अकॉर्डिंगली देखें तो हाई ही होते हैं, ठीक है।
ऑर्डिनरीली मोनोपोली प्राइस इज हायर देन कम्पिटिटिव प्राइस, मतलब मोस्टली हायर ही होते हैं, ठीक है। बट अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ ऐसी स्थितियां हैं, इट कैन बी लो, जिसमें जो प्राइस हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए किसी के अलग अलग कार्ड्स बने होते हैं, राशन कार्ड्स अलग अलग टाइप के बने होते हैं, कोई BPL का, इस तरीके से हम देखते हैं ना, तो उनके लिए जो प्राइजेस हैं किसी भी प्रोडक्ट के वो क्या कर रख दिए जाते हैं, कम हम रख सकते हैं, मोनोपोली फर्म कम रख देती है, ठीक है। तो ऐसा है कि जो कम्पिटिटिव जो गुड्स हैं उनके मुकाबले अगर देखें तो जो मोनोपोली गुड्स हैं उनकी जो प्राइसेस है वो हाई रखे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं जिनमें क्या होता है, उनके प्राइस भी क्या कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, कम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये क्वेश्चन हमने जाना, और सेकंड क्वेश्चन है आपका, कैन मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूस एट अ लॉस, यानी कि क्या एक जो मोनोपोलिस्ट यानी जो एकाधिकार बाजार का प्रोड्यूसर है वो क्या उसको लॉस भी होता है, मतलब ऐसा हो सकता है मैम कि उसको भी लॉस हो, जो मोनोपोली है जिसकी, तो फिर भी उसे लॉस हो सकता है। चलिए इसको जानते हैं। तो जनरली हम देखें तो अ मोनोपोलिस्ट गेट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन, तो लॉन्ग रन की सिचुएशन में तो हमेशा जो मोनोपोलिस्ट है वो क्या कमाता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। हाउ एवर, जबकि इफ द डिमांड क्या होती है, मांग एंड द कॉस्ट सिचुएशन फेस्ड बाय द मोनोपोलिस्ट इज लेस फेवरेबल, यानी जो वस्तु की डिमांड हो रही है और जो उसकी कॉस्ट निकल रही है, जो लागत निकल रही है मोनोपोली फर्म की, वो अगर फेवरेबल सिचुएशन में नहीं है तो ऐसा हो सकता है ही मे सफ़र द शॉर्ट रन लॉसेस ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट, तो ऐसा हो सकता है कि उसे शॉर्ट रन की सिचुएशन में जो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट है यानी स्थिर जो लागत है उसमें उसे लॉस उठाना पड़ सकता है मोनोपोली फर्म के अंदर भी, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशंस ध्यान में रखनी है। एक हमने क्या देखा कि जो मोनोपोली फर्म है वो सिर्फ क्या हाई प्राइस रखती है, मोस्टली वो हाई प्राइस रखती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में वो क्या करती हैं, लो प्राइस भी रख सकती हैं। और दूसरा सिचुएशन क्या देखा कि कैन मोनोपोलिस्टिक प्रोड्यूस एट लॉस, यानी कभी कभी लॉस हो सकता है मोनोपोली फर्म को भी, तो लॉन्ग रन की सिचुएशन में हमेशा उसे जो है वो प्राप्त होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। बट अगर जो कॉस्ट है और जो क्या है आपकी डिमांड है वो अगर फेवरेबल नहीं होती है किसी फर्म के प्रोडक्ट्स की, तो उस सिचुएशन में, शॉर्ट रन की सिचुएशन में, एक जो मोनोपोली फर्म है उसको फिक्स्ड जो कॉस्ट है उसका क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है शॉर्ट रन की सिचुएशन में। हमने अच्छे से देख लिए हैं ये दोनों चीज़ें। तो फाइनली हमने पूरा का पूरा जो परफेक्ट कंपटीशन है और जो मोनोपोली बाजार है दोनों को अच्छे से कवर अप कर लिया है। कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, कहाँ पे प्रॉफिट होता है, शॉर्ट रन में कैसे प्रॉफिट होता है, लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, उसके बाद में हमने देख लिया पावर ऑफ मोनोपोली क्या होता है, और साथ ही साथ हमने बात कर ली कि ये जो कुछ पॉइंट्स थे, दो टर्म्स, इनको हमने देख लिया, ठीक है। तो दो हमारी मार्केट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, बोलो, मोनोपोलिस्टिक मार्केट की। तो हमने कॉम्पिटिटिव बेसिस पे देखा था परफेक्ट और इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट में हमने परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ा है और जो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव है उसमें मोनोपोली को पढ़ा है, राइट। ये देखिए हमने मार्केट्स को डिवाइड किया था परफेक्ट कंपटीशन में, हमने परफेक्ट कंपटीशन को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने मोनोपोली को पढ़ लिया जो पूरा का पूरा नॉन कॉम्पिटिटिव है। एंड आफ्टर दैट अब बचा क्या है, हमारे जो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट्स है, कौन कौन से, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली और ड्यूओपोली, ये तीनों मार्केट हमारे बच गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्म का संतुलन हम देखेंगे वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में और ओलिगोपोली में हम देखेंगे। तो अभी हम शुरू करते हैं इम्परफेक्ट जो कंपटीशन है उसमें जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है उसको, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ। ये देखिए हमने देखा था कि व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक बाजार क्या होता है, जहां पे आपके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी परफेक्ट कंपटीशन की तरह ही जो बायर्स और सेलर्स हैं वो दोनों ही लार्ज स्केल में होते हैं, लार्ज मात्रा में होते हैं। बट द डिफरेंस इज, इसमें जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे अगर हम कपड़ों की बात करें तो ब्रांड अलग अलग होते हैं, लाइक कोई ज़ारा का हो रहा है, कोई पेपे जींस का है, कोई आपका इसका है, मान लीजिए किसी भी अलग अलग ब्रांड की बात करें, मतलब कपड़े हर जगह सेम ही है, कोई पेपे जींस का है, कोई लेविस का है, कोई H&M का है, ब्रांड सबकी क्या है अलग अलग है, क्वालिटी सबकी क्या है अलग अलग है, और जो प्राइजेस हैं वो भी क्या है, सबके अपने अपने ब्रांड अपने अपने तरीके से क्या करती हैं, डिसाइड करती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एकाधिकारात्मक सिचुएशन, एकाधिकारात्मक बाजार, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। आया ना समझ में, मतलब
प्रोडक्ट सेम होता है, कपड़े हैं, टी शर्ट है, मतलब वियर्स हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, क्वालिटी अलग है, प्राइस अलग है, ब्रांड अलग है, सब कुछ अलग है, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट में जब अलग अलग डिफरेंशिएशंस होते हैं तो ऐसा मार्केट जब हम देखते हैं कौन से सिचुएशन में, मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है ऐसा। ओके, चलिए और भी जानते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, एकाधिकारात्मक प्रतिस्पर्धा, ठीक है। तो दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, याद रखना, ये दिया था प्रोफेसर चैम्बरलिन ने दिया था। तो इसको भी आपको याद रखना है कि प्रोफेसर चैम्बरलिन ने आपका जो मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारात्मक बाजार है उसका कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, बट जो प्रोडक्ट होता है उनमें क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। आई होप मैंने एग्जाम्पल से समझाया है, आपको क्लियर है। अब ऐसे ही हम शूज़ की बात करें तो कोई अगर बॉय है वो वुडलैंड के शूज़ खरीद रहा है, या फिर कोई भी वुडलैंड के खरीद रहा है, कोई आपके पुमा के खरीद रहे हैं, कोई एडिडास के खरीद रहे हैं, मतलब अलग अलग ही है ना, सिचुएशन तो अलग अलग ही है, मतलब प्रोडक्ट सेम है लेकिन सिचुएशन अलग है, प्राइस अलग है, ब्रांड अलग है, क्वालिटी अलग है ना। तो उसी को हम बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्लियर है यहाँ तक? अब आइए आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। तो थोड़ा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर, तो ये फीचर्स होते हैं, तो आइए समझते हैं। फर्स्ट है आपका लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, अभी हमने बात की, इसमें भी क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में विक्रेता अवेलेबल होते हैं। देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हु इंडिविजुअली हैव अ स्मॉल शेयर इन द मार्केट, यानी लार्ज नंबर में क्या होते हैं, विक्रेता होते हैं और उनका अलग अलग अपना शेयर होता है मार्केट में, अलग अलग इंडिविजुअली सभी का छोटा छोटा पार्ट होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। अब लेविस का ब्रांड अलग है, H&M का ब्रांड अलग है, वुडलैंड का ब्रांड अलग है, मतलब इस तरीके से। ओके, फिर बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैंने बताया प्रोडक्ट एक होता है लेकिन उसी में क्या होते हैं, अलग अलग वेरिएशंस होते हैं, डिफरेंट होते हैं, राइट। देखिए कैसे, द प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट सेलर्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड्स। अभी बात हुई किसके बेसिस पे होते हैं, ब्रांड्स के बेसिस पे, ठीक है। ईच सेलर ट्राइज टू एट्रीब्यूट पेक्यूलर फीचर्स टू हिज प्रोडक्ट, यानी हर एक विक्रेता अपने अकॉर्डिंग अपनी अलग अलग एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग क्वालिटीज़ को क्या करता है, निर्धारित करता है, सो एज टू मीट कंज्यूमर नीड्स, ताकि जो कंज्यूमर की आवश्यकताएं हैं उपभोक्ता की उनको सेटिस्फाई किया जा सके, ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए कंट्रोल ओवर प्राइस। अब हर एक ब्रांड का, हर एक सेलर का अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, प्राइस पे कंट्रोल होता है। अब H&M वाले अपने अकॉर्डिंग प्राइस लगा सकते हैं, लेविस वाले अपने अकॉर्डिंग प्राइस लगा सकते हैं, पेपी जींस वाले अपने अकॉर्डिंग प्राइस लगा सकते हैं, राइट। तो कहने का मतलब प्राइस के ऊपर क्या होता है, सेलर्स का कंट्रोल होता है। तो सिंस प्रोडक्ट आर डिफरेंशिएटेड, यानी अलग अलग टाइप के क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, द प्रोड्यूसर ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रांड कैन, तो एक जो इंडिविजुअल ब्रांड का जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर सकता है, रेज द प्राइस ऑफ हिज प्रोडक्ट, अपने जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है उसको बढ़ा भी सकता है, नोइंग दैट ही विल नॉट लूज ऑल द कस्टमर्स टू अदर ब्रांड्स, ये जानते हुए कि जो उसके पास अवेलेबल कस्टमर्स हैं वो किसी और ब्रांड के पास नहीं जाएंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूबिलिटी, यानी प्रोडक्ट एज इट इज़ आपको दूसरे ब्रांड में नहीं देखने को मिलेगा। जो क्वालिटी H&M में है वो लेविस में नहीं मिलेगी, जो क्वालिटी वुडलैंड में है वो एडिडास में नहीं मिलेगी। ऐसे करके क्या होगा कि मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन होगा अलग अलग ब्रांड में। तो जब एक फर्म को ये बात पता होती है तो वो क्या करता है, अपने प्राइस को बढ़ा सकता है कि उसके कंज्यूमर्स हैं वो कहीं नहीं जाएंगे उसके ब्रांड से, तो वो क्या कर सकते अपनी प्राइस को अकॉर्डिंगली सिचुएशंस देखते हुए घटा बढ़ा देता है, यानी प्राइस पे कंट्रोल होता है किसका, जो मोनोपोलिस्टिक सेलर होता है उसका। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए नॉन प्राइस कंपटीशन। अब इसमें जो कंपटीशन होता है वो प्राइस बेसिस पे नहीं होता कि अगर एक ब्रांड का जो प्राइस है वो ज़्यादा तो हम दूसरे पे चले जाएंगे। इसमें कंपटीशन होता है किस बेसिस पे, देखिए सेलर्स ट्राइज टू कंप्लीट ऑन बेसिस अदर देन प्राइस, यानी अलग जो एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी, यानी कोई कंज्यूमर अगर किसी ब्रांड की पब्लिसिटी से, किसी ब्रांड के एडवर्टाइज से इतना ज़्यादा क्या हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है, तो वो परफेक्टली उसी पे
ही क्या जाएगा, उसी ब्रांड पे जाएगा। जैसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स के इतने सारे हैं, तो कोई अगर लैक्मी से क्या होया हुआ है, ऑलरेडी अट्रैक्ट होया हुआ है, उसे लैक्मी के ही प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं, तो वो फिर कहीं और जाएगा ही नहीं। उसको पता है कि मुझे लैक्मी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, तो वो लैक्मी के प्रोडक्ट्स यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्यों करेगा, क्योंकि लैक्मी से वो अट्रैक्ट होया हुआ है, उसका एडवर्टाइज देख के, किस तरीके से उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका यूज़ वो करके देखा है, तो उसे वो चीज़ पसंद आई है, तो इसलिए वो उसी से क्या हुआ है, अट्रैक्ट हुआ है। ऐसे ही अभी पर्पल करके आया है, राइट। तो अगर एडवर्टाइज उसका देखे तो बहुत अच्छा है। कौन आती है उसमें, एक्ट्रेस आती है एक, सारा अली खान, राइट। पूरा अच्छा सा एडवर्टाइज करके बनाया गया है। तो जो हो सकता है, जो गर्लिश पसंद हो, जिन गर्ल्स को थोड़ा सा पसंद हो वैसे टाइप का, तो वो उसके अकॉर्डिंग अट्रैक्ट हो सकती हैं, राइट। तो वो क्या करेंगी, पर्पल पे जाके शॉपिंग करना पसंद करेंगी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ना कंपटीशन प्राइस का नहीं होता, क्योंकि प्राइस सब में अपने अकॉर्डिंग डिसाइड होते हैं। यहाँ पे कंपटीशन होता है एडवर्टाइज का, चीज़ों के यूज़ का, कितनी चीज़ें इफेक्टिव हैं उस तरीके से। आगे देखिए, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, अभी मैंने बताया प्रोडक्ट की क्या इम्प्रूवमेंट है, एंड डेवलपमेंट, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट। एक इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट भी देखा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके पास बहुत जल्दी अवेलेबल हो पा रहा है, तो उसको भी हम देख के चलते हैं। और साथ ही साथ एफिशिएंट आफ्टर सेल्स सर्विसेज, यानी कंज्यूमर कितना सेटिस्फाइड हो रहा है उस पर डिपेंड करता है एक जो फर्म है उसका कंपटीशन लेवल। ठीक है, कहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की सिचुएशन में। और क्या लिखा है, प्राइस रिडक्शन इज नॉट रिसोर्टेड टू सच प्राइस कंपटीशन में रिजल्ट इन, मतलब कि यहाँ पे अगर हम प्राइस को कम कर देंगे, मान लीजिए जैसे हमने बात करते कि प्राइस को अगर हम कम कर देंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। यहाँ पे इफेक्टिव एडवर्टाइज हो गए, ठीक है, इंप्रूवमेंट हो गया प्रोडक्ट का, डेवलपमेंट कितना है, कितना जल्दी आपके पास पहुँच पा रहा है, ये सारी चीज़ें मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अंदर देखी जाती हैं। Such price competition may result in price wars which may throw a few firms out of market। अगर कुछ ऐसी फर्म्स की ये फॉर्मूला अपनाती है कि हम जो अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम करके हम अपनी डिमांड बढ़ा सकते हैं, तो उनका क्या होता है, उनको आउट ऑफ मार्केट ही फिर जाना पड़ता है, उनको लॉस की सिचुएशन उठानी पड़ सकती है मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया अच्छे से कि यहाँ पे जो कंपटीशन होता है वो प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं होता, अदर जो फैक्टर्स हैं उनके अकॉर्डिंग कंपटीशन यहाँ पे होता है हर एक फर्म का अपने अकॉर्डिंग, राइट। नेक्स्ट देखिए, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, यानी मोनोपोलिस्टिक में ये होता है कोई भी फर्म अपने अकॉर्डिंग एंट्री भी कर सकती है, कोई अपना ब्रांड बना के उसको पूरा फर्म अपना स्टार्ट कर सकती है, काम बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, और एग्जिट भी कर सकती है। ठीक है, तो न्यू फर्म्स आर फ्री टू एंटर इनटू द मार्केट। न्यू फर्म्स क्या होती हैं, बिल्कुल फ्री होती हैं मार्केट में एंटर करने के लिए, एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स आर फ्री टू क्विट, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं वो क्विट करने के लिए, एग्जिट करने के लिए भी क्या होती हैं, फ्री होती है। ठीक है, तो फ्री एंट्री और एग्जिट होती है मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, ब्रांड लॉयल्टी। यहाँ पे वही कि अगर किसी कंज्यूमर को एक ब्रांड पसंद आ गया तो बस आ गया, वो किसी और ब्रांड पे फिर नहीं जाना चाहेगा, राइट। तो अब फ़ोन में अगर हम देखिए किसी को आईफोन पसंद आ गया तो वो फिर एंड्रॉयड फ़ोन पसंद ही नहीं करता, उसका ये है कि मुझे आईफोन मैं यूज़ कर रहा हूँ अच्छा खासा, तो इसका जो नया आएगा मैं वो ज़रूर ले लूँगा, जो नया मॉडल आएगा, लेकिन अब मैं एंड्रॉयड पे वापस नहीं जाऊँगा। होता है ना किसी किसी का। तो बस वही बात है कि ईच सेलर ट्राइज टू डेवलप ब्रांड लॉयल्टी फॉर हिज प्रोडक्ट, यानी हर एक जो सेलर है ना, अगर हम फर्म के अकॉर्डिंगली देखें तो हर एक सेलर यही चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है, चाहे फ़ोन तो इतने हैं मार्केट में, लेकिन आईफोन की एक अलग ही क्वालिटी है। आईफोन क्या चाहता है कि मेरा जो है फ़ोन वो इस तरीके से इसकी क्वालिटी हो कि कंज्यूमर कहीं और जाए ही ना, राइट। तो हर एक सेलर अपने ब्रांड में क्या करना चाहता है, डेवलप करना चाहता है, और ताकि उसकी जो लॉयल्टी है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, तो कंज्यूमर ज़्यादा अट्रैक्ट हों और यूज़ भी करें तो सेटिस्फाइड भी हों, राइट। तो क्लियर है। नेक्स्ट है सेलिंग कॉस्ट। यहाँ पे जो बेचते हैं उसकी कॉस्ट आती है किस तरीके से, जब हम एडवर्टाइज वगैरह करते हैं और भी कई अपने जो प्रोडक्ट है उनमें डेवलपमेंट के लिए जो भी थिंग्स करते हैं, उनकी जो लागत आती है उसे हम बोलेंगे सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सेलिंग कॉस्ट आपकी इस तरीके से आती है। ओके,
फिर नेक्स्ट है इम्परफेक्ट नॉलेज, यानी एक उपभोक्ता को ना ये होता है कि उस इम्परफेक्ट नॉलेज होता है, यानी वो एक ब्रांड के प्रति पूरा क्या है, पूरी तरीके से डेडिकेटेड है, तो उसको दूसरे ब्रांड्स का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, मतलब होता है लेकिन उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, इम्परफेक्ट नॉलेज होता है, तभी क्या होता है वो एक ब्रांड पे टिका रहता है, राइट। उसे अलग ब्रांड के प्राइजेस के बारे में उतना नॉलेज नहीं होता है, क्लियर है। तो ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट के कुछ फीचर्स हैं जो हमने एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, प्राइस के ऊपर पूरा कंट्रोल होता है सेलर का, और यहाँ पे प्राइस का कंपटीशन नहीं होता। किसका कंपटीशन होता है बोलो, नॉन प्राइस कंपटीशन। जो अदर फैक्टर्स हैं उनमें एक फर्म जो अलग अलग फर्म्स हैं उनमें कंपटीशन होता है। फ्री एंट्री और एग्जिट होता है फर्म्स का, और साथ ही साथ ब्रांड की क्या होती है, लॉयल्टी होती है, क्लियर है। अब एग्जांपल्स देखिए, सेलिंग कॉस्ट और इम्परफेक्ट नॉलेज, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। अब एग्जांपल्स देखिए मोनोपोलिस्टिक मार्केट के कि सोप हैज़ मैनी ब्रांड्स। अब जो सोप है अलग अलग टाइप की आती है भाई, पियर्स आ गई, आपकी डव आ गई, बहुत है, बहुत टाइप की सोप्स आती है, राइट। सच एज मैसूर सैंडल हो गई, लक्स हो गई, ये अलग अलग नेम्स दे रखे हैं, रेक्सोना, हमाम, डिटोल, लिरी, पियर्स, ETC, ठीक है। हर शॉप मतलब सोप तो बहुत सारी है, लेकिन द वेरिएशन बिटवीन द ब्रांड्स, इनमें कितना वेरिएशन है ना, हर एक सोप में, हर एक साबुन में कितना वेरिएशन है। द ब्रांड्स गिव ईच सेलर अ चांस टू, तो ये क्या कहता है, एक सेलर को चांस देता है, हर एक सेलर को चांस टू अट्रैक्ट बिजनेस फॉर हिमसेल्फ, यानी बिजनेस की तरफ, अपने बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करने का कंज्यूमर को, ऑन सम बेसिस अदर देन प्राइस, यानी अदर देन प्राइस के अलावा और जो फैक्टर्स हैं उनके द्वारा अट्रैक्ट करने को कंज्यूमर को। अब देखिए, अगर किसी एक जो कोई भी कंज्यूमर है उसको डव की आदत है, वो हमेशा डव ही यूज़ करता है, तो वो ना तो ज़्यादा जो और सोप्स हैं वो ध्यान नहीं देगा कि पियर्स का क्या प्राइस है, नहीं देगा ना, या फिर डिटोल का क्या प्राइस है, इन सब से उसको कोई मतलब ही नहीं, वो आराम से अपना डव यूज़ कर रहा है और ठीक है, उसका चल रहा है, वो सेटिस्फाइड भी है। बट अगर कोई ये सोचता है कि उसको कीटाणुओं से लड़ना है, तो वो किसको प्रेफर करेगा, वो सीधा जाएगा डिटोल पे या लाइफ बॉय पे, फिर उनमें से वो चूज़ करेगा, और उसको एक बार जो पसंद आ गया फिर वो डिटोल ही डिटोल यूज़ करता रहेगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, एक ही जो प्रोडक्ट है उसके अलग अलग डिफरेंशिएशन होते हैं ब्रांड के अकॉर्डिंग, जिसमें अलग अलग जो सेलर्स होते हैं उनको क्या मिल जाता है, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने का मौका मिल जाता है, और अगर एक बार कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो गए तो वो उनके पास से फिर कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा मान के चला जाता है मोनोपोलिस्टिक फर्म के अंदर, ठीक है। हमने व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक मार्केट अच्छे से जान लिया है, फीचर्स के थ्रू कि क्या होते हैं एकाधिकारात्मक बाजार के। देखिए, एकाधिकार और एकाधिकारात्मक, मोनोपोली मोनोपोलिस्टिक दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो हमने जान लिया मोनोपोलिस्टिक के फीचर्स को अच्छे से। अब आगे हम बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक के अंदर इक्विलिब्रियम की, संतुलन बिंदु की। चलिए, सी हियर नाउ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। पहले हम वही लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों प्रोसेस रहेगी, तो अभी हम देखेंगे शॉर्ट रन की सिचुएशन में फर्म का संतुलन बिंदु मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, एकाधिकारात्मक बाजार में। तो देखिए, कंडीशंस, क्या क्या शर्तें हैं फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम, क्या संतुलन प्राप्त करने के लिए द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड आर। तो कौन कौन सी कंडीशंस है, वही जो हम पढ़ के आए हैं। कौन सी, एक तो है आपकी MRMC की दोनों अप्रोचेस, कौन कौन सी, जो MRMC अप्रोच है उसकी दोनों टर्म्स, एक तो जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, और दूसरा जो आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, ये देखिए डायग्राम में, ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है शुड कट करता है जो आपकी MR मार्जिनल रेवेन्यू को जो है सीमांत लागत है उसको नीचे से कट करता है। ये दोनों कंडीशंस है संतुलन बिंदु के लिए, ठीक है। अब डायग्राम में आप देख सकते हैं, फ्रॉम द डायग्राम इक्विलिब्रियम लेवल इज द पॉइंट, वो पॉइंट होगा संतुलन का, वेयर, जहाँ पे जो MC कर्व है वो कट करेगा MR को फ्रॉम बिलो से। तो ये जो पॉइंट आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा है, देखिए हाईलाइट हो रखा है, यही आपका होगा संतुलन का बिंदु, ठीक है। जहाँ पे जो आपका आउटपुट है वो OQ आउटपुट होगा, ठीक है, और आपकी हैंस द फर्म विल प्रोड्यूस OQ यूनिट्स एंड सेल देम एट OP, ठीक है। तो उनको OP पे क्या किया जाएगा, प्राइस होगा उनका, और OQ क्या रखी जाएगी, मात्रा, क्वांटिटी रखी जाएगी, ओके।
का मतलब एक फर्म OP यानी इतना तो प्राइस रखेगी और OQ इतनी क्या रखेगी, मात्रा रखेगी एक प्रोडक्ट की, और उस पे क्या करेगी, अपना जो पॉइंट है जहाँ से आपका जो MR कर्व है वो MC को कट कर रहा है, सॉरी MC कर्व MR को कट कर रहा है, उस बिंदु पे क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट लॉसेस देखते हैं आपकी इसमें शॉर्ट रन की सिचुएशन में जो आपका पॉइंट है मोनोपोलिस्टिक फर्म है उसमें। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉसेस को अगर देखते हैं तो एट द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल द फर्म में बी मेकिंग, क्या क्या कर सकती है फर्म, कमा सकती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, वही तीनों सिचुएशन जो अभी तक चलती आ रही है। परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, वही मोनोपोलिस्टिक में क्या कर सकती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है और समटाइम लॉस भी कमा सकती है। ठीक है, तो लॉस को हम कैसे जानेंगे, विच कैन बी नोन बेस्ड ऑन द AC कर्व ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जो AC कर्व है वो आपका जाना जाएगा, विच कैन बी नोन बेस्ड ऑन द AC कर्व पे आपका बेस होंगे ये तीनों के तीनों, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और आपका क्या है एक लॉस। तो हमने देखा था वही सिचुएशन जहाँ पे आपका जो AR है वो AC से ज़्यादा होता है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, AR इक्वल होता है AC के तो नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और जब AR AC से भी कम होता है तो होता है आपका लॉस की सिचुएशन। सभी को पता है। तो ये तीन तरीकों से प्रॉफिट हो सकता है, लॉस होगा, इन तीन सिचुएशन होगी मतलब मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एज परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की तरह ही। ओके, तो देखिए इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है इसमें, जो एवरी फर्म, ईच फर्म क्या होती है, डज नॉट हैव अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड नहीं होती है किसी भी प्रोडक्ट की, मतलब कि बहुत ज़्यादा लोचदार मांग नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, वही कि एक ब्रांड पे अगर कोई टिक गया तो वो जल्दी से क्या करेगा, अपनी मांग को चेंज नहीं करेगा, इसलिए जो मांग की लोच है वो परफेक्ट इलास्टिक नहीं होती है, मतलब ज़्यादा लोचदार नहीं होती है। ओके, और क्या होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, इज अ प्राइस मेकर, हमें पता है कि जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं, टेकर नहीं होते हैं, एंड इज इन अ पोजीशन टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट, और ऐसी स्थिति में होते हैं कि जो उनका खुद का प्रोडक्ट है उसका वो प्राइस पूरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, निर्धारित करने में सक्षम होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है शॉर्ट रन का। हमने देख लिया संतुलन बिंदु कहाँ होता है, MR इक्वल टू MC, और जो MC कर्व है वो MR को बिलो से कट करता है, और उसके साथ ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस होता है। राइट, देख लिया शॉर्ट रन की सिचुएशन में। अब हम बात करेंगे कि जो मोनोपोलिस्टिक फर्म है उसको लॉन्ग रन की सिचुएशन में कहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है और कौन सा प्रॉफिट उनको मिलता है। राइट, तो देखिए डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म, लॉन्ग रन में देखेंगे एक फर्म का संतुलन बिंदु मोनोपोलिस्टिक मार्केट में। ओके, तो लॉन्ग रन में पहले देखते हैं कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इफ फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन द शॉर्ट रन, यानी शॉर्ट रन में अगर कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा रही है, देयर विल बी एन इंसेंटिव फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर द इंडस्ट्री। तो इसमें क्या होगा, एक इंसेंटिव होगा कि जो न्यू फर्म्स है ना वो एंटर कर सकती है इंडस्ट्री में, वो भी अट्रैक्ट होंगे, वो सोचेंगे भाई अच्छा चल रहा है, हम भी क्यों ना अपना कोई प्रोडक्ट लाते हैं क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है इस जो इंडस्ट्री है उसमें, तो हम भी ऐसे ही कोई प्रोडक्ट लाते हैं अपने डिफ्रेंशिएशन के साथ। राइट, और एज मोर फर्म्स एंटर, और जितनी ज़्यादा फर्म क्या करेगी, एंटर करेगी, प्रॉफिट्स पर फर्म विल डिक्रीज। तो अब क्या होगा कि जो प्रॉफिट होगा एक पर्टिकुलर फर्म का वो डिक्रीज होता जाएगा एज द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल बी शेयर्ड, क्योंकि जो टोटल डिमांड होगी उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो शेयर हो जाएगी अमंग अ लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। किस में हो जाएगी, मतलब बहुत सारी मान लीजिए फर्म्स आ रही हैं अलग अपने प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटीज़ लेके, तो जो अब डिमांड हो रही है कंज्यूमर्स की वो तो अलग अलग डिवाइड हो ही जाएगी ना, क्योंकि अगर फर्म यही सोचेगी कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो वो भी यही सोचेंगे कि चलो हम भी मोनोपोलिस्टिक मार्केट में एंटर करते हैं, तो उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट होगा वो डिक्रीज होने लग जाएगा। ठीक है, तो दिस विल हैपन टिल, ये तब तक होगा ऑल द प्रॉफिट आर वाइप्ड अवे एंड ऑल द फर्म्स अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो किसी भी फर्म को नहीं होगा, सारी फर्म्स कहाँ तक पहुँच जाएंगी, नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुँच जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना। होगा क्या कि अभी हमने समझा कि क्या होगा कि लॉन्ग रन की सिचुएशन में, बहुत लॉन्ग रन में जब देखेंगे जो बिजनेसमैन है वो देखेंगे कि चलो भाई मोनोपोलिस्टिक मार्केट में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो कपड़े का कोई अपना क्वालिटीज़ बना के लेके आ जाएंगे अपना प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे जैसे बढ़ेंगे फर्म्स बढ़ेंगी वैसे वैसे जो कंज्यूमर्स हैं वो भी, उनकी डिमांड भी तो डिवाइड होगी ना आपस में, तो उससे क्या होगा कि जो फर्म है उसका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगा।
तो एक फर्म कभी भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट लॉन्ग रन की सिचुएशन में नहीं कमा पाती है। ओके, अब बात करते हैं लॉसेस की। मतलब नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है बट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं कमा पाती है एक फर्म लॉन्ग रन की सिचुएशन में। अब बात करते हैं लॉसेस की, ठीक है, हानियों की। तो इफेक्ट ऑफ लॉसेस, सी हियर, इन केस ऑफ लॉसेस यानी हानि की स्थिति में शॉर्ट रन में द लॉस मेकिंग फर्म्स विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। क्या करती हैं, जो लॉस मेकिंग फर्म्स होती हैं वो एग्जिट कर लेती हैं मार्केट से, मोनोपोलिस्टिक मार्केट से, ठीक है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ही नहीं निकल पाती है। तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल द रिमेनिंग फर्म्स मेक ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये जो प्रोसेस है तब तक कंटिन्यू रहती है जब तक जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो एक फर्म कमाती हैं। व्हाट्स द कंक्लूजन, हमने देखा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉसेस। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि दस इन द लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फर्म्स इन अ मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव, जितनी भी आपकी मोनोपोलिस्टिक कम्पिटिटिव मार्केट है यानी एकाधिकारात्मक बाजार की जितनी भी फर्म्स हैं लॉन्ग रन की सिचुएशन में वो सभी इंडस्ट्री अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। वो क्या कमाती है, लॉन्ग रन की सिचुएशन में ओनली नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। किस तरीके से, क्यों, हमने ये अच्छे से देख लिया। क्योंकि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कमा ही नहीं पाती क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है, और जो लॉस है वो अगर उठाएगी तो वो एग्जिट ही हो जाएगी, एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा फर्म का। तो लॉन्ग रन में एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने जो मोनोपोलिस्टिक जो कंपटीशन है, एकाधिकारात्मक बाजार, उसको अच्छे से डिटेल में उसके फीचर्स को समझा है। उसके बाद हमने देखा है शॉर्ट रन में क्या सिचुएशन होती है। फिर डायग्राम के माध्यम से हमने देखा है MC इक्वल होता है MR के, और MC कट करता है MR को बिलो से। और आफ्टर डेट हमने 3 टाइप के देख लिए, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, राइट। ये सब चीज़ें हमने शॉर्ट रन में देख ली, और लॉन्ग रन में हमने देख लिया कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में लॉन्ग रन की सिचुएशन में ओनली क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। कुल मिला के अगर बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 10 है, मार्केट स्ट्रक्चर एंड बिजनेस डिसीजन, इसमें हमने बात कर ली है लगभग सारे जो मार्केट स्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, इनकी बात कर ली है। अब हमारा बचा है ओनली इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो ओलिगोपोली मार्केट है वो, जिसमें हमारा किंग डिमांड कर्व भी बनता है। तो इन सभी को, ओलिगोपोली की जो टर्म है उसको, ओलिगोपोली मार्केट को हम अच्छे से समझेंगे कल की क्लास में, और हमारा कल की क्लास में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर हो सकता है MCQs करें, और फिर नेक्स्ट चैप्टर के बाद हमारा पूरा जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अच्छे से क्लासेस लगाइए, प्रिपरेशन कीजिए, साथ में रिवीजन भी करते रहिए, ठीक है। जो भी क्लासेस होती हैं उनके नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाते हैं वेबसाइट पे एज अ PDF, तो वहाँ से जाके आप कलेक्ट कर सकते हो और साथ साथ में रिवीजन कर सकते हो। एक्सप्लेनेशन के बाद नोट्स के माध्यम से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट समझ में आया हो, तो ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए, कमेंट में अच्छे कमेंट करके बताया कीजिए कैसा लगा है आपको, कंटेंट अच्छे से समझ में आया है, मार्केट स्ट्रक्चर, और जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, जो रिकॉर्डेड वीडियो देखते हैं, वो ज़रूर कमेंट में मुझे क्वेश्चंस का आंसर बताया कीजिए। ओके, और वीडियो को ज़रूर लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यू ऑल नो द प्रोसेस, जिससे आपको क्या होगा, जितने भी नोटिफिकेशंस है वो आपको मिलने लग जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो जो भी स्टूडेंट्स फिलर फॉर्म के साथ मिलकर स्टडी करना चाहता है उनके लिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है फिलर फॉर्म का वेबसाइट, और साथ ही साथ ये सोशल साइट। तो यहाँ पे कहीं भी जाके आप अप्रोच कर सकते हो और स्टडी को, प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।